नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 पे। कैसे हैं आप सभी लोग? भाई आप लोगों के बोर्ड एग्जाम की तैयारियां कैसे चल रही है? बोर्ड एग्जाम्स अब तो आपके नजदीक आने वाले हैं, तो तैयारियां भी जोरों शोरों पे होनी चाहिए। और आप बच्चों की इसी तैयारियों को और अच्छा करने के लिए हम आप लोगों के लिए लेके आए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर की सीरीज। ओके बच्चों, तो आज हम इसी सीरीज में बात करने वाले हैं गणित अध्याय, गणित आपके एक सब्जेक्ट के बारे में जो क्लास 10th का गणित सब्जेक्ट है। इस पे आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, और वो भी प्रीवियस ईयर का पेपर कौन सा, 2020, यानी पिछले साल जो पेपर आया है उसी पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। और आज इसका भाग 1 है, फर्स्ट पार्ट। इसको हम कुछ पार्ट्स में करेंगे, तो यहां पे आज हम प्रीवियस ईयर 2020 का पेपर हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 में। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करें। सबसे पहले अगर हम बात करें एक क्वेश्चन पेपर की, तो बोर्ड एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन पेपर आता है उसमें कुछ पार्टीशंस किए हुए होते हैं, क्वेश्चंस अलग अलग मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जैसे इसमें मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं, ये आप लोग की जानकारी के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, जिससे आपको पता रहे कि कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं। देखें, सबसे पहले अगर हम बात करें 1 नंबर के प्रश्नों की, तो 1 नंबर के आपके 10 प्रश्न ऐसे होते हैं जो बहुविकल्पी, जिसमें आपको विकल्प दिया जाता है ABCD, इसमें आपके पास ऑप्शंस होते हैं। ओके बच्चों, इसी तरह से 1 नंबर के 10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें रिक्त स्थान, लास्ट ईयर के पेपर में 10 रिक्त स्थान के क्वेश्चन और थे। इसका मतलब कुल मिला के आपके पास 1 नंबर के कितने प्रश्न हो गए? 20 प्रश्न हो गए। ठीक है, 20 प्रश्न आपके पास 1 नंबर के आ जाते हैं। इसी तरह से 2 नंबर के प्रश्नों की बात करें तो 2 नंबर के प्रश्नों की संख्या होती है 6, यानी कि कुल अंक इससे अर्जित कर सकते हैं आप कितने? 12। इसी तरह से 3 नंबर वाले प्रश्नों की संख्या होती है 8, और इससे आप अंक अर्जित कर सकते हैं कुल मिला के कितने? 24। ठीक है, और 4 नंबर के प्रश्नों की संख्या होती है 6, और इससे भी आप अंक कितने अर्जित कर सकते हैं? 24। तो इस तरह से कुल मिला के कुल कितने प्रश्न होते हैं आपके पेपर के अंदर? टोटल क्वेश्चंस होते हैं बच्चों 40, और इन 40 अंकों के, इन 40 प्रश्नों से आपके पास टोटल अंक का पेपर कितने का होता है? 80 अंकों का पेपर होता है। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं हम प्रश्नों के साथ। देखें जरा, पहला प्रश्न आपको देखें जरा क्या कहता है। जैसे ये स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिख सकता है। पहला प्रश्न इसमें आपसे कह रहा है, हम एक एक करके सभी प्रश्नों पे बात करेंगे, अच्छे से उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बने रहना जल्दी से साथ में हमारे साथ। देखो पहला प्रश्न आपको कह रहा है कि सर 12, 21 और 15 का आप मसपई यानी कि HCF और लसपई यानी कि LCM क्रमशः है। भाई इसमें आपको 12, 21 और 15 का LCM और HCF ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, 12 का आप गुणनखंड कर दो, तो भाई 12 को आप क्या लिख सकते हो सर? 2 गुणा 2 गुणा 3, यही कहेंगे। इसी तरह से सर 21 अगर लिखा गया है तो 21 को आप क्या लिखोगे बच्चों? हम लिख देंगे सर 3 गुणा 7। 15 को आप क्या लिखोगे कि सर 15 को लिखा जाएगा 3 गुणा 5। अब आपसे क्या बोला गया है कि सर सबसे पहले बोल रहा है HCF, तो भाई HCF कितना आएगा? HCF हम क्या करते हैं, सबसे छोटे घातांकों को लेते हैं, कि संख्या के सबसे छोटे घातांकों को हम यहां पे लेंगे। जैसे यहां पे सर 2 अगर हमें दिया हुआ है, देखो संख्या के छोटे घातांक यहां पे अगर आपको 2 दिया हुआ है, तो इसमें तो आपको 2 दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब 2 की घात कितनी है? 0 है। इधर भी 2 दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब 2 की घात कितनी है? 0 है। तो आपके लिए सबसे छोटी घात क्या हो गई? 2 की 0 हो गई, लिख लिया आपने। इसी तरह से गुणा में सर 3 की घात देखें तो यहां पे इस 12 में 3 की घात 1, यहां पे भी 1, यहां पे भी 1, तो भाई 3 की सबसे छोटी घात क्या मिली? 1 मिल गई। इसी तरह से सर दूसरी संख्या 7 अगर देखें, 7 यहां पे तो है ही नहीं, तो इसको लिख सकते हो आप 7 की घात 0, यहां पे भी नहीं है सर 7 की घात 0, यहां पे भी लिखा जा सकता है। तो 7 की सबसे छोटी घात कितनी हो गई? 0 हो गई, लिख दिया आपने। इसी तरह से 5 की सबसे छोटी घात क्या होगी? 5 की घात यहां पे 1, यहां पे सर 5 की घात 0, और यहां पे भी मैं कह सकता हूं सर 5 की घात 0 है, नहीं है यहां पे, तो क्या लिखेंगे सर? 5 की घात 0, तो सर सबसे छोटी घात हो गई इसकी भी कितनी? 5 की घात 0। तो बोलो अगर किसी की घात 0 होती है उसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि सर 2 की घात 0 का मान 1 गुणा 3 गुणा 1 गुणा 1 कर दो गुणा, कि सर 1 इन सबको गुणा करके कितना आएगा? इसका HCF निकाल दिया सबसे पहले आपने, 3 आ गया। अब आपको क्या करना है? LCM भी ज्ञात करना है, तो चलो LCM भी निकाल देते हैं। क्या निकालना है बच्चों हमें? LCM। LCM में क्या करते हैं कि सर इधर आपने जहां HCF के अंदर सबसे मसप के अंदर आपने छोटी घातों को लिया,
HCF में आप क्या करोगे, बड़ी घातों को लोगे। तो बड़ी घात देखें, सबसे पहले 2 की बड़ी घात देखें तो यहां पे सर 2 की बड़ी घात कितनी हो, 2 इंटू 2 यानी कि घात कितनी है 2, इधर 1 इधर इधर 0 इधर 0, तो बोलो 2 की सबसे ज्यादा बड़ी घात क्या हो गई सर 2 हो गई। तो क्या लिखे सर 2 की घात 2। 3 की बड़ी घात कितनी है कि सर यहां पे भी 1 यहां पे भी 1 यहां पे भी 1, तो बोलो 3 की घात हो गई 1, सबसे बड़ी घात आ गई। 5 की बात करें तो 5 की घात यहां 0 और यहां 1, बोलो 5 की घात 1 सबसे बड़ी घात हो गई 5 की। अच्छा 7 की बात करें तो 7 की यहां पे 0 यहां पे 1 और यहां पे भी 0, तो 7 की सबसे बड़ी घात क्या हो गई सर 7 की घात भी 1 हो गई। गुणा कर दो इनको कि 2 की घात 2 का मान होता है सर 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, कर दोगे क्या 4 को 5 से इजीली देखो गुणा भी करना, हमें कैसे करना है फटाफट से कि 4 और 5 गुणा करें सर 20 आता है, 3 और 7 को गुणा करें 21 आता है। गुणा कर दो 21 को तो 2 से गुणा करना बहुत आसान है, ये 0 तो 0 पीछे बैठ ही जाएगा, 21 को 2 से गुणा करते हो 42 आएगा। बोलो 420 आ गया क्या इसका आपके पास एलसीएम भी। तो करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा कि बच्चों HCF और एलसीएम पूछा है ना, तो पहले HCF बताना है कितना आया 3, फिर एलसीएम पूछा है कितना आया 420, तो देखो इसका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें ऑप्शन डी मत कर देना कि यहां पे भी आपको 420 और 3 दिया हुआ है, लेकिन आपको प्रश्न में ध्यान रखना है सबसे पहले HCF पूछा है तो HCF कितना आया है आपके पास 3, फिर एलसीएम बोला है क्रमशः बोला है ना, इसलिए क्रम से आपको ध्यान रखना है कि सर HCF आया है 3, एलसीएम आया है 420, इसीलिए उत्तर इसका ऑप्शन सी टिक किया मैंने। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखें। अगले प्रश्न में आपको दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा है कि सर x के मान जिसके लिए 2x x प्लस 10 और 3x प्लस 2 एक समांतर श्रेणी के क्रमिक पद हैं। तो भाई जब समांतर श्रेणी होती है और उसके क्रमिक पद है तो इसमें क्या होगा डिफरेंस, सबका सभी पदों का डिफरेंस क्या होगा, सार्वंतर क्या होगा, हमेशा समान होगा साहब, बिल्कुल समान होगा। तो कर दे क्या, चलो इन सबको हटा देता हूं मैं यहां से, जरा देखें तो यहां से सर मैंने इन सबको हटा दिया है और यहां पे बोला है x का मान ज्ञात करना, और ये सभी क्या है समांतर श्रेणी के क्रमिक पद हैं। ठीक है साहब, कर दे समांतर श्रेणी के क्रमिक पद है तो हमें पता है सार्वंतर हमेशा सेम होगा। मैं कह सकता हूं सर पहला पद इसे A1, इसे दूसरा पद A2 और इसे तीसरा पद A3 कह दूं क्या कि सर A1 A2 A3 तीन पद हो गए। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, हमेशा आगे वाले में से पहले वाले को माइनस करके, आगे वाले में से पहले वाले को माइनस करके। तो कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर को लिखते हैं किससे, D से, कि सर सार्वंतर इधर का D1 इधर का D2 और ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सर ये क्या है समांतर श्रेणी में है। तो सार्वंतर निकाल दो सर, D1 के मान आप क्या लिखोगे A2 माइनस A1, D2 का मान आप क्या लिखोगे सर A3 माइनस A2, यही कहोगे। तो सर लिख दो A2 का मान कितना है x प्लस 10 में से घटाना है A1 का मान कितना है सर 2x, लिख दिया, बराबर A3 का मान कितना है बच्चों, लिख दो फटाफट से 3x प्लस 2 और उसमें से घटाना है A1 के A2 के मान को, A2 का मान कितना है x प्लस 10। तो जब इसे घटाओ ना, जरा ध्यान रखना आप ब्रैकेट लगा लो जिससे गलती ना हो, माइनस का साइन लगाने में कहीं गलती ना हो जाए, ये x प्लस 10 लिख दो। क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, गलती क्या करेंगे कि वो माइनस लिख के वो ऐसे लिख देंगे कि सर वो ऐसे लिख देंगे माइनस x प्लस 10, जो गलत है, जो गलत है। इस तरह से लिखना गलत हो जाता है क्योंकि यहां पे दोनों के साइन चेंज होंगे। आप इसको हल करके देखो, ये गलत है, इसको तो ऐसे नहीं लिखना है, आप ब्रैकेट लगाओ। जब दो पद इसमें आपको दिख रहे हैं तो आप दोनों पदों के आगे ब्रैकेट लगा के माइनस का चिन्ह पहले लगाओ। ठीक है बच्चों, अब इसको हल कर दो कि साहब लो इसे हल करते हैं, ये x और 2x, बोलो कितने x बचे, माइनस का x बच गया इधर। अच्छा सर ये प्लस का 10 इधर और है तो ये प्लस का 10 भी लिख दिया बराबर में कि सर इसको हल करा तो ये 3x प्लस 2, ये माइनस का x माइनस का 10 लिखा आपने। ठीक है चलो आगे देखें जरा, माइनस का x प्लस का 10 बराबर, अच्छा 3x में से एक x कम हो गया, कितने बचे 2x, 2 में से 10 माइनस 10 में से प्लस 2 जरा घटाना, कितना बचेगा माइनस का 8,
x का मान ज्ञात करना है। x x एक तरफ करते हैं सर, इस x को उधर लेके जाओ तो बोलो कितने x हो गए, 2x और 1x उधर जाके प्लस का बोलो 3x हो गए, माइनस का 8 उठ के इधर आया तो बोलो 8 प्लस 10 कितने हो गए, 18 हो गए। क्या आपके पास x का मान आ गया? x का मान आ जाएगा सर, 3 गुणा में ना इधर जाके भाग में चला जाएगा तो बोलो लिख दोगे 18/3 यानी कि 6 आ गया। क्या उत्तर? इसका उत्तर भी आपके पास आ गया। क्या बोलो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आप किसको बोलोगे सर? ए ऑप्शन को, कि 6 इसका करेक्ट आंसर है। हो गए पहले 2 प्रश्न, आगे बढ़े खिलाड़ी तैयार जोश में। तो देखें जरा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में आपको कहा गया है कि k का वह मान जिसके लिए समीकरण का निकाय, ये 2 समीकरण के निकाय आपको दिए हुए हैं, 2 समीकरण निकाय आपको दिए हुए हैं, का कोई हल नहीं होगा। भाई कोई हल नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ? ये जाने अनजाने में इसने आपको क्या इशारा करा कि सर कोई हल नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये दोनों रेखाएं कैसी है? ये दोनों समांतर रेखाएं। कैसी रेखाएं? समांतर रेखाएं। आपको पता होना चाहिए बच्चों। तो अगर ये दोनों रेखाएं समांतर है, समांतर रेखा की कंडीशन आप क्या देते हो कि सर a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू, कि बराबर नहीं होगा सर c1/c2 के। अब a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये आपको पता है नहीं पता है कि सर a1 होता है x का कॉफिशिएंट, ये b1 ये c1, a2 ये b2, और इस 3 को इधर ले लेता हूं, -3 इधर लिखो लाके बराबर में 0 करो, जिससे आपको c2 की वैल्यू भी पता लगे। मान पता लग गया? लिख दे जरा यहां पे कि सर a1 का मान देखें, x का आगे कितना है, 1 है, लिखा 1। a2 का मान कितना है बच्चों, 2 है, लिख दिया 2, बराबर b1 का मान कितना है सर, देखें y के आगे क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। b2 का मान कितना है सर, y के आगे क्या लिखा है, k, तो लिख दिया यहां पे k इज नॉट इक्वल टू कि सर c1 का मान कितना है, -4, c2 का मान कितना है सर, -3। बोलो सही है क्या? अब आप देखें पहले दो से जरा आप इनको वज्र गुणन कर दें कि सर k इधर 2 इधर, तो बोलो आपके पास आएगा k का मान 2, तो उत्तर क्या होगा? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आया क्या? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ना बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न देखें फटाफट से। अगला प्रश्न, ये प्रश्न तो हो गया। अगला प्रश्न देखें कि सर समांतर श्रेणी पे प्रश्न आ रहे हैं, ध्यान रखना जरा प्रश्नों पे, और कौन से अध्याय में से पूछी जा रही है ये भी आपको पता होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। समांतर श्रेणी आपको बोला कि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है सर, p है। सार्वअंतर कितना है सर, q है। और 10वां पद क्या होगा ये आपसे पूछ लिया। तो भाई समांतर श्रेणी का कोई भी पद अगर मेरे को ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र क्या होता है कि सर an, हम लिखते हैं सूत्र क्या लिखते हैं, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। पता है ना सूत्र? तो ये an क्या बताता है, nवें पद को, ये बताता है nवें पद को, ठीक है। और a क्या बताता है सर, पहले पद को, पहले पद को बताता है। n बताता है कि सर संख्याएं कौन से पद की बात हो रही है, जैसे यहां पे बोला है 10वां पद, तो n का मान कितना हो गया 10। और d बताता है क्या, सार्वअंतर को, ये आपको पता है। तो भाई मेरे को कौन सा पद निकालना है, 10वां पद, यानी कि मेरे को कौन सा पद निकालना है, 10वां, तो a 10 लिखूंगा यहां पे, बराबर पहला पद आपको खुद प्रश्न में दे रहा है सर p है, लिख दो यहां पे, प्लस n-1, तो भाई n का मान तो 10 दिया हुआ है ना आपको, 10 दिया हुआ है, तो बोलो क्या लिखोगे कि सर 10 में से a घटाओ, और d सार्वअंतर का मान आपको दिया हुआ है q, लिख दिया आपने यहाँ पे। तो भाई हल कर दे इसको हल कर दे, उत्तर आ जाएगा कि सर ये p प्लस ये q अंदर गया, बोलो क्या लिखोगे, 10q माइनस q, यही लिखोगे। अब देखिए जरा कुछ हल हो सकता है कि सर देखो ना, ये p तो अपनी जगह एज इट इज बैठेगा, ये 10q में से 1q कम हो गया। भाई 10q थे आपके पास, उसमें से 1q कम हो गया, कितने q बचे कि सर 9q बच गए। उत्तर आ गया क्या कि सर 10वां पद हमें पता लग गया, ये इसका उत्तर हो गया। उत्तर अगर ये आया है तो करेक्ट ऑप्शन भी चुन लो कि सर ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, p प्लस 9q। उत्तर आ गया आपके पास, ठीक है, हो गए। या ये वाला प्रश्न भी, 4 प्रश्न आपने हल कर दिए हैं बच्चों। आगे बढ़े क्या, खिलाड़ी जोश में तैयार है मेरे साथ? अगले प्रश्न को देखें जरा क्या कहता है। अच्छा, अब जरा ये आपसे द्विघात बहुपद से
संबंधित प्रश्न आपसे अब की बार आया है। तो इस प्रश्न में आपसे क्या बोला है कि सर एक वह द्विघात बहुपद जिसके शून्यांकों का योग आपको दे रहा है कितना, -5। शून्यांक आप किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यांकों को आप किससे लिखते हो कि सर मैं कहता हूं एक अल्फा और दूसरा होता है बीटा। तो इन शून्यांकों का योग आपको दे रहा है सर अल्फा प्लस बीटा का मान आपको दे रहा है कितना, -5। ये आपको दिया हुआ है। अच्छा, साथ ही इनका गुणनफल भी दे रहा है कितना, 6। यानी कि सर इन शून्यांकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा का मान दे रहा है कितना, 6। तो आपको बोला है ना वो द्विघात बहुपद ज्ञात करो। तो भाई द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करूंगा, जब मेरे को शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया होता है। इसका सूत्र आपको याद है या नहीं है कि सर हम कैसे लिखते हैं द्विघात बहुपद को, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा x प्लस अल्फा गुणा बीटा। ये इस तरह से आप लिखते हो किसी भी द्विघात बहुपद को। तो भाई द्विघात बहुपद किसमें है, x में है। इस तरह से लिख दिया कि साहब लो x² ये आया, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -5 प्लस ये अल्फा गुणा बीटा का मान कितना है, 6 लिख दिया आपने। बोलो आएगा क्या, x² माइनस माइनस प्लस का 5x प्लस का 6। उत्तर तैयार आ गया। ये सूत्र होता है, ये आपको याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, ये आपको याद होना चाहिए। तो x² प्लस 5x प्लस 6 कौन सा उत्तर हो गया, ऑप्शन ए हो गया। क्या, पांचवा प्रश्न भी हल हो गया। चलिए साहब अगले प्रश्न पे बात करें। देखिए छठा प्रश्न क्या कह रहा है कि सर छठे प्रश्न में कह रहा है कि सर बिंदु a cos थीटा प्लस b sin थीटा कॉमा 0 और 0 कॉमा a sin थीटा माइनस cos थीटा, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करो। इनके बीच की दूरी ज्ञात करो सर। चलो एक काम करता हूं, इसको हटा दूं, इसको हटा दूं। नोट कर लिया आप लोगों ने, इसको हटा देता हूं। ठीक है बच्चों, ठीक है साहब। देखें जरा इस प्रश्न में, ये तो हमने हल कर चुके हैं, इस पे हम बात कर रहे हैं। प्रश्न में आपसे क्या कहा, ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है साहब, देखें जरा कि सर दूरी ज्ञात करने का सूत्र बड़ा ही सिंपल सा है, बड़ा ही सिंपल सा। याद करने का तरीका भी आपको दिखा देता हूं अभी फटाफट से। बिंदुओं के निर्देशांकों को आप कैसे लिखते हो सर, x1, y1 ऐसे लिखते हो, और इस बिंदु के निर्देशांकों को x2, y2 ऐसे ही लिखोगे ना बच्चों। तो आपको दूरी जब भी ज्ञात करनी हो ना, कुछ नहीं करना है साहब, कुछ नहीं कि सर कोई बोलता है x1 में से x2 घटाओ, कोई बोलता है x2 में से x1 घटाओ। मैं कहता हूं कि सिंपल सा है, आपको x के निर्देशांकों का अंतर निकालना है। अब कैसे ही निकालो, आप चाहे x1 में से x2 घटाओ या x2 में से x1 घटाओ, बात सेम है, एक ही मान आएगा आपके पास, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाद में क्या करना होता है, आपको स्क्वायर करना होता है। इसीलिए तो देखिए जरा, अगर इन दोनों का अंतर देखूं कि x1 का मान तो ये, x2 का मान 0, तो दोनों का अंतर कितना आएगा सर, यही आएगा। लिख दे कि सर a cos थीटा प्लस b sin थीटा, और इसका कर दिया आपने स्क्वायर। यही होता है ना सूत्र, यही होता है ना बच्चों। अरे भाई यहां लिख देता हूं कि सर दूरी ज्ञात करने का सूत्र आप यही लिखते हो, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, यही सूत्र लिखते हो ना। अब कोई x1 माइनस x2 कहता है तो कोई x2 माइनस x1 कहेगा, उसका स्क्वायर करने के बाद मान समान ही आएगा, क्योंकि माइनस अगर आया भी है अंदर ब्रैकेट में, अगर ब्रैकेट में इसका मान माइनस में भी आ रहा है पलटने के बाद, तो हो तो स्क्वायर रहा है, तो भाई साहब एकदम बिल्कुल स्क्वायर होने के बाद मान तो सही आ जाएगा ना। ठीक है, लिख दिया हमने। प्लस y1 में से y2 को घटा दो कि सर y1 और ये y2 का मान ये रहा, इसको किस में से घटाएं सर, y2 में से y1 को घटा दो, ज्यादा इजी रहेगा। तो मैं इसमें से घटा देता हूं कि सर इधर लिखूंगा a sin थीटा माइनस b cos थीटा, और इसका स्क्वायर कर दिया आपने। हल कर दो इसको कि सर त्रिकोणमिति भी यूज में आ रही है। यहाँ पे पहले हमें अलजेब्रा का, आपके बीजगणित का एक सूत्र दिख रहा है a प्लस बी का स्क्वायर, तो पहले a प्लस बी का स्क्वायर लगाओ। यहाँ पे क्या लिखोगे कि सर a स्क्वायर ये a का मान, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस फिर b स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस फिर क्या होता है 2ab। अरे भाई 2ab तो सर 2ab साइन थीटा गुणा कॉस थीटा, यही आएगा। प्लस अब ये प्लस आ गया अपनी जगह, इस ब्रैकेट को भी ओपन कर दें कि इसको भी खोल दें सर, a माइनस बी का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो कैसे लिखेंगे कि सर a स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस
स्क्वायर थीटा माइनस इन दोनों का गुणा कि सर 2ab साइन थीटा गुणा कॉस थीटा। बोलो तैयार, लिख दिया आपने, दोनों ब्रैकेटों को खोल के लिख दिया। अब देखें जरा कि सर गेम तो अब बनेगा, गेम तो अब बनेगा। देखें जरा, ये सर प्लस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ये माइनस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो कट गए। प्लस का था, एक माइनस का था, कट गए। सर इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? ए स्क्वायर कॉमन आ सकता है। बोलो ए स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचा आपके पास? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही बचा आपके पास। अच्छा, इन दोनों में से भी देखें जरा क्या कॉमन आ सकता है कि सर बी स्क्वायर कॉमन आ सकता है। लिख दें क्या कि सर ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिखा हुआ है बच्चों? ये तो एक सर्व समीका लिखी हुई है भाई। सर्व समीका है तो जिसका मान भी कितना होता है? एक होता है। तो अंडर रूट में आपके पास क्या बचा? अंडर रूट में सर इसका मान तो एक हो गया, तो ये ए स्क्वायर बच गया, इधर प्लस का साइन अपनी जगह, ये बी स्क्वायर आ ही गया और इसका मान तो एक है, तो गुणा होकर ये ए ही आएगा। तो अंडर रूट में क्या आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका उत्तर हो गया, बोलो कितना? ऑप्शन सी आया। हल कर दिया आपने इस प्रश्न को भी, हो गया हल। अगले प्रश्न पे आगे बढ़े, देखें जरा अगला प्रश्न क्या कहता है। अच्छा, अब की बार आपसे अगले प्रश्न में क्या बोला है कि सर एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होती है? ये तो बड़ा ही आसान सा प्रश्न है कि सर कोई भी अभाज्य संख्या है, जैसे आप कुछ भी कहो कि अभाज्य संख्या, जैसे सर 2 या 3 या 5, ये सब अभाज्य संख्या है, तो इसके गुणनखंड क्या करोगे कि सर इसका गुणनखंड 2 गुणा 1 ही हो सकता है, इसका गुणनखंड 3 गुणा 1 ही हो सकता है, 5 का गुणनखंड 5 गुणा 1। तो हर किसी भी अभाज्य संख्या को आप लेके देख लो, उसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? इतनी आ रही है, देखो 1 2 1 2 1 2, कितनी आई? 2 आई ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो गया। ये प्रश्न तो बड़ा ही आसान सा था। अगला प्रश्न देखें जरा कि इस प्रश्न में ये तो हो गया। अगला प्रश्न देखें, आपको बोल रहा है कि यदि बिंदु P बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है तो K का मान क्या होगा साहब? ये आपको ज्ञात करने बोला है। तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ी आसानी से आप कर सकते हो कि सर ये बिंदु A कह दो और ये बिंदु B कह दो। A बिंदु के निर्देशांक आपको दिए हुए हैं 2, -2। B बिंदु के निर्देशांक आपको दिए हुए हैं -7, 4, ये दिए हुए। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, इसको ये बिंदु जो है ना, ये जो बिंदु है कहीं पे भी हमने लिख दिया और इसके निर्देशांक आपको दिए हुए हैं कितने? K, 0 और बोल रहा है कि ये बिंदु क्या कर रहा है? इस रेखाखंड को 1:2 में विभाजित कर रहा है। तो मेरे को बोला है कि K का मान आप ज्ञात करो, तो कर दें क्या? कर दें। देखो जरा कि इस बिंदु के निर्देशांक मैं कैसे निकालूंगा कि सर सिंपल सा है। कैसे निकालते हैं हम इस बिंदु के निर्देशांक? 1 गुणा -7, देखना इसी तरह से करोगे आप। 1 गुणा -7 आ गया, प्लस 2 गुणा 2 को 2 से गुणा करो। पहले x के निर्देशांक निकाल रहा हूं ना, तो ये जो अनुपात है इनको क्रॉस में इस तरह से x के निर्देशांकों से गुणा करूंगा। तो 1 गुणा -7, बोलो -7, प्लस बीच में लगाया, फिर 2 गुणा 2, बोलो कितना हो गया? 4 बटे में अनुपातों का योग 1 + 2 कितना? 3, लिख दिया। ये x निर्देशांक आ गया। इसी तरह से y निर्देशांक निकाल दो कि सर पहले 1 को इधर वाले y निर्देशांक से गुणा करो कि 1 गुणा 4, बोलो लिख दिया 4, प्लस लगा दिया, फिर 2 गुणा -2, फिर 2 को -2 इधर वाले y निर्देशांक से गुणा कर दो, बोलो कितना आया? -4 बटे में अनुपातों का योग लिख दिया क्या? और इस बिंदु के निर्देशांक मेरे को पहले से दिए हुए हैं K, 0 कि सर इधर लिखो आप, इसके निर्देशांक पहले से दिए हुए हैं और इधर मैंने सूत्र से निकाला है इसके निर्देशांक कि सर इसको हल करेंगे। -7 और प्लस का 4, बोलो -3/3, इधर से प्लस का 4 -4, 0/3, 0 ही होता है सर, ये लिख दिया। हो गया। अब आप दोनों साइड को क्या करो, दोनों पक्षों को क्या करो? कंपेयर कर लो कि सर इधर आप कह रहे हो x निर्देशांक K है और इधर आप कहते हो x निर्देशांक सर -3/3, यानी कि सर कितना? एक तरह से -1 है। तो बोलो आपके पास क्या K का मान आ गया? -1। तैयार हो गया क्या K का मान? उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो गया क्या? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, अगले प्रश्नों पे देखते हैं जरा। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? इस प्रश्न में आपसे कहा गया है कि P का वह मान
ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 1 2 3 ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख हैं। भाई पी का व्यवमान आपको ज्ञात करना है जिसके लिए ये तीनों बिंदु संरेख हैं। इसके लिए जब देखो तीनों बिंदु संरेख होते हैं ना, मैं इसका कंसेप्ट आपको बता देता हूं। वैसे ये प्रश्न, इस तरह के प्रश्न इस बार आपके सिलेबस में से हट चुके हैं, सीबीएसई के इस बार सिलेबस में से हट चुके हैं ये वाले प्रश्न। तो यहां पे मैं आपको इसका कंसेप्ट बता देता हूं जरूर कि सर कभी भी तीनों बिंदु अगर संरेख है ना, तो उन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 0 होगा। तो यहां पे आपको कुछ नहीं करना था, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको कर देना था 0। आप उसको करके ये प्रश्न को हल कर सकते हैं। के का मान आप, पी का मान आप इसमें ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन चूंकि इस बार के सिलेबस में जो अभी इस बार कुछ चेंजेस हुए हैं उसमें ये वाला भाग हटा दिया गया है, ये वाला भाग हटा दिया गया है, इसलिए हम इस प्रश्न को इस बार नहीं देख रहे। भाई इस बार आएगा ही नहीं तो देखने से क्या मतलब, ठीक है हटा दिया हमने, ठीक है। अच्छा दूसरे प्रश्न में हम बात करते हैं। अगला ये प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि सर यदि द्विघात बहुपद, ये आपको एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है जिसका शून्यांक 1 2 है, तो के का मान ज्ञात करें। भाई अगर ये इसका शून्यांक है ना, इस बहुपद का ये अगर शून्यांक है, तो जब x की जगह इसके x की जगह जब मैं ये 2 लिखूंगा ना, तो इस बहुपद का मान कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, शून्यांक है। तो आपको कुछ नहीं करना है कि सर ये जो मेरे को बहुपद दिया हुआ है ना px, जिसका मान क्या लिखा हुआ है x² + 3x + k, तो जैसे ही इस शून्यांक को रखूंगा यहां पे x की जगह कि सर यहां पे लिख दो 2, जैसे ही यहां x की जगह 2 लिखा तो यहां पूरी जगह x की जगह क्या लिख दोगे आप, 2 लिख दोगे। तो बोलो सबसे पहले 2 का स्क्वायर + 3 × 2 + k, और इस बहुपद का मान कितना हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि आपने किसका मान रखा है, x की जगह क्या रखा है, उसका शून्यांक। ठीक है हल कर देते हैं जरा इसे। तो 2 की घात 2 का मान कितना हो गया, 4 + 6 + k = 0। तो बोलो k का मान आ गया 4 + 6 10 होता है, उधर भेज दोगे तो -10 आ जाएगा। बोलो के का मान तैयार आपके पास -10। ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर आ गया है। ठीक है बच्चों आगे बढ़ जाएं, देखें जरा मजा आ रहा है, प्रश्न समझ में आ रहे हैं, सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही है। अगला प्रश्न देखें जरा क्या कहता है। अब देखो अभी तक पहले 10 प्रश्नों में आपको, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पहले 10 प्रश्नों में आपको इसमें आपको दिए हुए होते हैं, ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, इनमें से करेक्ट ऑप्शंस को आपको टिक करना था। ठीक है अब हम बात करते हैं कुछ रिक्त स्थान वाले जो क्वेश्चन है, अगले 10 क्वेश्चन एक एक नंबर के आपके रिक्त स्थानों पे हैं। तो देखें जरा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि सर प्रश्न कह रहा है कि 2a भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज एबीसी है, उसके शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करें। तो आपको पता है क्या, आपको पता है क्या, नहीं पता है तो जरा देख लें यहां पे कि सर कोई भी एक समबाहु त्रिभुज होता है ना, अगर ये समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, अब इस समबाहु त्रिभुज के अगर आप इसमें क्या लिखोगे, क्या बनाओगे, शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी बोला है। तो सर शीर्ष लंब क्या होता है, शीर्ष लंब क्या होता है कि सर सामने वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पे डाला गया लंब, ये लंब डाला है, और ये लंब जब आप डालोगे ना तो ये हमेशा सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर जाके ही मिलेगा। यानी कि अगर इस बिंदु को कहूं मैं डी, तो ये डी क्या होगा, इस बीसी रेखा का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। अब आपको खुद बोला है कि प्रश्न में ये एबीसी कैसा, एक समबाहु त्रिभुज है। भाई समबाहु मतलब सारी भुजाएं समान, तो सर ये भुजा और लंबाई भी कितनी है, आपको ये भी दे रहा है 2a, यानी इस ए बी भुजा की लंबाई 2a, इस AC भुजा की लंबाई 2a, इस BC भुजा की लंबाई 2a। अरे तो ये D इसका मध्य बिंदु है, तो इस BD भुजा की लंबाई a होगी ना, इस भुजा CD की लंबाई a होगी, ये a लंबाई होगी इसकी। ठीक है साहब हो गया। अब आपको क्या बोला है, शीर्ष लंब की लंबाई यानी ये ज्ञात करना है, AD का मान ज्ञात करना है। तो भाई ये बीच में क्या बन रहा है, ये आपको दिख गया, ABD क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज आता है तो हमारे दिमाग में कौन आता है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय तो लगा दो, आप लिख दोगे कि त्रिभुज ABD में ADB लिखो, इसको सही से ही लिखो थोड़ा, क्योंकि बीच में हमेशा समकोण हम लिखते हैं। जब आप त्रिभुज का नाम लिखो ना तो हमेशा याद रखना बच्चों, हमेशा याद रखना बीच वाला जो कोण आप लिखते हो वो हमेशा समकोण होना चाहिए। तो ADB इसमें लगाएं जरा आप कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है साहब कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर। तो ठीक है पता है मेरे को, कर्ण की लंबाई हम लिख दें यहां पे कि बच्चों कर्ण स्क्वायर बराबर
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होता है। तो कर्ण की लंबाई कितनी है सर 2a, तो 2a का स्क्वायर कितना होगा कि सर 2a का स्क्वायर करेंगे ना, 2 का स्क्वायर 4 होगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, बोलो लिख दिया 4a स्क्वायर। लंब का मान हमें ज्ञात करना है, तो लंब का मान क्या है AD, यही आपको शीर्ष लंब की लंबाई तो ज्ञात करनी है, AD स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे। आधार का मान कितना है, आधार का मान है सर a का स्क्वायर करना है तो a का स्क्वायर a स्क्वायर लिख दोगे। AD का मान ज्ञात करने के लिए इस a स्क्वायर को भेजोगे इधर, तो बोलो आपके पास क्या AD स्क्वायर का मान आया कि सर 4a स्क्वायर में से ये a स्क्वायर इधर आके उछल के आया ना, तो माइनस का होगा, माइनस का होगा, तो बोलो क्या बचा 3a स्क्वायर बच गया। तो AD का मान कितना आया सर, इधर से स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाओगे इधर आ जाएगा √3a स्क्वायर। बोलो √3a स्क्वायर का अंडरूट आप वर्गमूल करोगे तो √3a स्क्वायर का वर्गमूल होके बाहर आ गया √3a, आ गया क्या इस शीर्ष लंब की लंबाई √3a, ये शीर्ष लंब की लंबाई हो जाएगी। हो गया प्रश्न ये वाला, हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, ये तो बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। इस प्रश्न में आपको कैसे करना है देखें जरा, कि यहां पे आपको दे रहा है कि इस आकृति में आपको दिया है कि एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC बना हुआ है जिसकी भुजा BC की लंबाई है, ज्ञात करनी है आपको। अच्छा, BC भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए बोला गया, तो देखिए जरा कि सर ये एक वृत्त है और इसके चारों तरफ आपको दिख रहा है एक त्रिभुज है। तो भाई त्रिभुज के जो तीनों शीर्ष है ना, ये A, ये B और ये C, ये क्या काम करेंगे, इस वृत्त के लिए बाह्य एक बिंदु होगा जिससे इस पे क्या निकल रही है, स्पर्श रेखाएं। ये क्या जा रही है, स्पर्श रेखाएं। तो सर स्पर्श रेखाओं की लंबाई बाह्य बिंदु से वृत्त पे खींची गई समान बिंदु से समान किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा क्या होती है, समान होती है। तो सर इसका मतलब हो गया कि सर इस भुजा PB की लंबाई 3 है तो इस BQ की लंबाई कितनी होगी सर, 3 सेंटीमीटर होगी, दोनों की लंबाई बराबर, ठीक है। अच्छा सर, अगर इस CQ का मान पता लग जाए तो मैं BC का मान पूरा ज्ञात कर लूंगा, लेकिन अब CQ निकालूं कैसे, बड़ा ही आसान है। अरे ये बिंदु A भी तो है, इस A बिंदु से इस पे दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, एक AP और एक AR। तो सर इसकी लंबाई अगर 4 है तो इस AR की लंबाई भी कितनी होगी सर, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। और इस पूरी भुजा की लंबाई आपको खुद कह रहा है 11 सेंटीमीटर है। तो भाई ये वाला भाग अगर 4 हो गया तो ये वाला भाग कितना बच गया, ये वाला भाग कितना बचा कि सर 11 में से 4 को घटा दो, 7 सेंटीमीटर। बड़े ही आसानी से हमने ज्ञात कर दिया। अब ये बिंदु C से भी तो इस वृत्त पे दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, ये दो स्पर्श रेखाएं हैं CR और CQ। तो अगर इसका मान 7 है तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। बोलो ज्ञात कर दिया कि यही तो हमारा मेन टारगेट था। अगर ये आपने कर लिया है तो बोलो इस BC भुजा की लंबाई आपको मिल गई। 3 + 7 बोलो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका उत्तर। हो गया प्रश्न ये वाला भी, ठीक है। आगे बढ़े अगले प्रश्न पे देखें जरा। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगले प्रश्न में आपसे त्रिकोणमिति अध्याय से संबंधित एक प्रश्न आपको दिया हुआ है। ये 2 प्रश्न और वो भी अथवा में और है, तो दोनों में से किसी एक को करना है आपको। हम दोनों को हल करके देखते हैं जिससे आपका दोनों प्रश्न हल हो जाए। पहला भाग इसका क्या कह रहा है सर, sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 + tan स्क्वायर थीटा। जरा देखो ये 1 + tan स्क्वायर थीटा देखते ही आपके दिमाग में क्या आएगा कि सर सर्वसमीका आएगी। क्या आएगी, सर्वसमीका आएगी। तो बोलो लिख दें क्या कि सर पहले ये sin स्क्वायर थीटा तो आपने एज इट इज लिखा, 1/tan स्क्वायर थीटा ये सर्वसमीका है आपके अध्याय में। आप देखो जरा किताब में तो दूसरे नंबर की सर्वसमीका आपको दिख जाएगी। सर्वसमीका 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है सर, sec स्क्वायर थीटा होता है। और त्रिकोणमिति तो अब हमें सर अच्छे से याद हो गई आप बच्चों को। और 1/sec क्या होता है, हमेशा cos के बराबर होता है। तो भाई 1/sec को आप लिखोगे क्या कि सर ये sin स्क्वायर थीटा तो लिख दिया आपने, 1/sec स्क्वायर है, इसे लिख सकता हूं सर 1/cos स्क्वायर। ये 1 करोगे तो cos स्क्वायर ऊपर उछल के आएगा ना, तो ये ऊपर आ गया cos स्क्वायर। ठीक है, अब आपने देख लिया sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, ये कौन सी सर्वसमीका है, ये भी सर्वसमीका है क्या, पहले नंबर वाली। अरे इसका मान कितना होता है, 1 होता है। आ गया इसका उत्तर। इस वाले भाग का आपने हल कर दिया, इस वाले भाग को आपने हल कर दिया, इसका उत्तर कितना आया, इसका मान कितना आया, 1 आया है।
ठीक है बच्चों, इसका अगला भाग देखें जरा, अगला भाग आपको क्या कह रहा है कि अगले भाग में आपको कह रहा है सर 1 + tan स्क्वायर थीटा। अरे फिर से 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या है, सर्वसमीकरण। अभी आपने बोला था इसका मान कितना होता है सर, sec स्क्वायर थीटा होता है। लिख दें क्या यहां पे भी कि सर इसे भी कह दो आप, sec स्क्वायर थीटा कह दिया। अच्छा इधर देखें जरा, इन दोनों ब्रैकेट को आप जरा ध्यान से देखो तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा क्या, a - b गुणा a + b दिखा क्या, देखो जरा a + b गुणा a - b दिख गया क्या। तो इसको आप कैसे हल करते हो, बीजगणित के सूत्र से, a² - b²। तो भाई a² यानी कि सर एक का स्क्वायर, एक की जगह क्या लिखा है आपने, एक, बी की जगह क्या लिखा है आपने, साइन थीटा। देखो दोनों ब्रैकेट के अंदर, तो a² यानी कि सर एक का स्क्वायर एक ही होता है, माइनस b² यानी कि सर साइन थीटा का स्क्वायर। तो साइन थीटा का स्क्वायर बोलो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट का मान आया क्या। अच्छा अगर ऐसे आपने लिख दिया है तो ये sec स्क्वायर थीटा तो अपनी जगह बैठा हुआ है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा, सर्व समीकरण आ गई फिर से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाली। उससे आप कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकाल के देखो तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा आपको दिख जाएगा, इसका मान क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा sec और cos तो एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो भाई sec को लिख सकता हूं कि सर 1/cos स्क्वायर थीटा गुणा cos स्क्वायर थीटा अपनी जगह पहले से बैठा हुआ है, कट गए क्या, बोलो मान आया क्या, इसका भी एक आ गया, इसका मान भी एक। बोलो ये वाला प्रश्न, इस प्रश्न का ये वाला भाग भी हल हो गया। ठीक है बच्चों आगे बढ़े, देखें जरा अगला भाग क्या कहता है, अगला प्रश्न क्या कहता है। ओहो अच्छा ये वाला जो 14th प्रश्न है आपका, ये त्रिकोणमितीय अनुपातों पे है, लेकिन ये कौन सा है, पूरक कोणों वाला है, जो इस बार सिलेबस में से हट चुका है। इस बार सिलेबस में से हट चुका है तो इसको करने की जरूरत नहीं है, इसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भाग हट चुका है आपके। ये किस पे आधारित है आपका, त्रिकोणमितीय अनुपातों के, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों पे आधारित है, जो इस बार सिलेबस से हट चुका है। तो इसलिए हम इस प्रश्न को अभी आज डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है बच्चों अगले प्रश्न पे देखिए जरा, अगला प्रश्न आपके त्रिभुज से संबंधित है, त्रिभुज से संबंधित है, और वो भी कौन सा, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल से, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल से। देखें जरा प्रश्न को देखो, आपको प्रश्न क्या कह रहा है कि सर एबीसी और बीडी दो समबाहु त्रिभुज हैं, और वो कुछ इस प्रकार हैं कि डी जो है ना वो भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। तो इन त्रिभुजों एबीसी और बीडी का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले चित्र से समझो कि सर मेरे को क्या कह रहा है, एबीसी और बीडी दो समबाहु त्रिभुज हैं। तो ठीक है साहब, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। देखें जरा, ये आपने एक समबाहु त्रिभुज बनाया, नाम कह दिया एबीसी, ठीक है, ये एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। अच्छा डी क्या था, आपको प्रश्न में कह रहा है बीसी का मध्य बिंदु, तो भाई बीसी भुजा ये रही, इसका मध्य बिंदु कहीं ये ले लो, ये ले लिया साहब, ये डी क्या है, इसका मध्य बिंदु है। ठीक है अच्छा आपको बोला है कि सर इस बड़ी वाली भुजा एबीसी और बी डी, देखो बी और डी तो हो गया, एक तीसरा पॉइंट और बचा है इसका ई, तो उसको मैं नीचे ले लूं ऐसे, ये एक और समबाहु त्रिभुज आपने बना दिया क्या कि सर एक तो ये एबीसी बन गया और एक ये बी डी ई, ये दो समबाहु त्रिभुज हैं। अब दो समबाहु त्रिभुज हैं, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात आपसे पूछ लिया है। तो बच्चों सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि सर क्षेत्रफलों का अनुपात हम करते हैं वो कब करते हैं, जब दोनों त्रिभुज कैसे हो, समरूप हो। तो क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, कैसे बताओगे भाई, आपको पता होना चाहिए कि सर एक समरूप त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज की अगर हम बात करें ना सर, तो समबाहु त्रिभुज के सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं सर। ये 60, ये भी 60 और ये भी 60। अब ये त्रिभुज भी समबाहु है तो सर इसके भी सभी कोण 60 60 और ये भी 60 होंगे। जब तीनों कोण इस त्रिभुज के बराबर आ गए तो कोण नियम से आप कह सकते हो सर ये दोनों त्रिभुज तो क्या हो गए, समरूप हो गए। मैं कह सकता हूं कि त्रिभुज जो है ना ए बी सी वो समरूप है किसके, त्रिभुज बी डी ई के है समरूप। कौन से नियम से कि सर कोण नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कि सर इस त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल कि सर आप लिखो यहां पे क्षेत्रफल
क्षेत्रफल पहले किसका बोला है, एबीसी का, तो क्षेत्रफल एबीसी, एबीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे क्षेत्रफल वो भी किसका, त्रिभुज बीडीई का। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, इनकी भुजाओं के अनुपातों के स्क्वायर के बराबर होता है साहब। होता है ना कि सर जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। तो लिख दें क्या कि सर ये समरूप त्रिभुज है, कि ये दोनों त्रिभुज कैसे समरूप है और साथ में ही कैसे हैं, समबाहु भी हैं। भाई अगर समबाहु है तो सर इसका मतलब इसकी भुजा की लंबाई अगर मैं कहूं 2a, तो इसकी सभी भुजाएं 2a हो गई, ये भी भुजा और ये वाली भुजा, ये पूरी भुजा, ये भी कितनी हो गई सर, 2a लंबाई की हो गई। अच्छा d क्या था, इसका मध्य बिंदु था। अगर ये इसका मध्य बिंदु है बच्चों, अगर ये इसका मध्य बिंदु है तो इसका मतलब इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी bd की, a, ये लंबाई कितनी हो जाएगी a, ये लंबाई कितनी हो जाएगी a। तो बोलो लिख दोगे क्या यहाँ पे कि सर लिख देते हैं। अब तो हो गया है प्रश्न कि सर पहली वाली भुजा की लंबाई, इसके पहले वाली त्रिभुज की भुजा की लंबाई 2a, दूसरे वाले त्रिभुज के भुजा की लंबाई a, इनके अनुपातों के स्क्वायर के बराबर होगा। लिख दें, a से a अंदर कट गया, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, अनुपात में पूछा है आपसे 4:1 कर दिया क्या आपने। इसका उत्तर कितना आ जाएगा सर, 4:1 हो गया प्रश्न। ये वाला प्रश्न भी बोलो हल कर दिया है हमने, हो गया ये वाला प्रश्न। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। देखें जरा कि अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, कि आपसे बोला है कि सर एक पासे को एक बार उछाला गया। भाई एक पासे को एक बार उछाला है आपने, तो 3 से छोटी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। कि सर एक पासे को एक बार उछालते हैं तो उसके जो आउटकम्स आते हैं क्या क्या आ सकता है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 यही आते हैं। भाई एक पासे को उछालने पे, एक बार उछालने पे या तो 1 2 3 4 5 या 6 यही आएगा। अब आपको क्या दिया है, 3 से छोटी संख्या प्राप्त हो, तो 3 से छोटी संख्या कौन कौन सी है सर, एक तो 1 है और एक ये 2 है। तो बोलो टोटल आपके पास कितने हैं सर, 6। उसमें से मेरे काम के कितने हैं सर, ये 2 ही तो हैं, तो 6 में से 2 मेरे काम के थे, तो प्रायिकता आपने निकाल दी क्या, बोलो 1/3। इसका उत्तर आप क्या दे दोगे, इसकी प्रायिकता कितनी है, 1/3। हो गया हल, ये वाला प्रश्न भी हुआ। अच्छा इसी प्रश्न में एक दूसरे वाला भाग आपको और दे रहा है कि यदि किसी खेल के जीतने की प्रायिकता 0.07 है तो उसके हारने की प्रायिकता क्या होगी। भाई आपको कभी भी जीतने और हारने की प्रायिकता दोनों का योग हमेशा कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। कि सर प्रायिकता वो भी किसके, जीतने की, और प्रायिकता वो भी किसके, हारने की, इन दोनों का योग हमेशा क्या होगा, 1 होगा। क्योंकि अगर हम कोई खेल खेल रहे हैं तो या तो जीतेंगे या हारेंगे, 2 ही चीजें तो हो सकती है, तो दोनों का योग कितना होगा सर, 1 होगा। आपको जीतने की प्रायिकता खुद कह रहा है कि सर बोलो कितनी, 0.07। तो हारने की आपको ज्ञात करनी है, ये आपको ज्ञात करनी है, इसका योग 1 दिया हुआ है। तो ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, इसे भेजोगे उधर, तो हारने की प्रायिकता आ जाएगी कि सर प्रायिकता वो भी किसके, हारने की। बोलो कितनी आएगी कि सर 1 में से 0.07 आप घटा दो। 1 में से 0.07 घटाते टाइम जरा ध्यान रखना, गलती मत करना। सर दशमलव में जब हम घटाते हैं ना तो अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं कि हम इसे लिखेंगे 93 और वो भी किसका, 0.93। इसका उत्तर आ जाएगा हारने की प्रायिकता का। ठीक है, तो इसका ये वाला भाग भी आपने कर दिया। अगला भाग देख लें क्या। अच्छा 17वां और 18वां प्रश्न, चलो पहले इनको हटा दूं। ये पहला 16वां प्रश्न तो आपने कर दिया, ये तो इसका हल हो गया, दोनों भाग इसके देख लिए। अब इन दोनों प्रश्नों पे हम जरा बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको जरा हटा देता हूं। आपको 17वें प्रश्न पे हम बात कर रहे हैं। तो इस प्रश्न में आपको क्या कह रहा है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य 15 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना है सर, 15 है। सर प्रथम n प्राकृत संख्याएं कौन सी, 1 2 3, ऐसे करते करते कितनी प्राकृत संख्या है सर, 15। कितनी प्रथम n प्राकृत संख्याएं, सॉरी n प्राकृत संख्याएं, 1 2 3 ऐसे करते करते कितनी प्राकृत संख्याएं, n प्राकृत संख्याएं, और इनका माध्य आपको दे रहा है कितना, 15। तो भाई माध्य बराबर क्या होता है,
माध्य बराबर क्या होता है कि सर ऊपर लिखते हैं हम योग, नीचे लिखते हैं संख्या कि सर दी हुई संख्याओं का योग बटे हुए संख्याओं की संख्या। क्या लिखेंगे सर? योग करना है मेरे को 1 से लेके n तक की प्राकृत संख्याओं का योग पता होना चाहिए। और संख्याएं तो कितनी है सर? n है। n संख्याएं 1 2 3 ऐसे करते करते 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते कितनी संख्याएं? n संख्याएं। तो टोटल संख्याएं कितनी हो गई आपके पास? n हो गई। और इनका योग जब हम ज्ञात करेंगे तो बच्चों आपको पता होना चाहिए प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग होता है हमेशा, आप लिखोगे सर n+1 बटे 2, ये इनका योग होता है। बटे में संख्या कितनी है सर? n संख्याएं हैं। और इनका माध्य आपको खुद कह रहा है प्रश्न में, बोलो कितना? 15। ये खुद कह रहा है क्या? लिख दिया आपने। तो सर इसको हल कैसे करें? देखो पहले ये 2 को नीचे भेज दो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो n+1 अपॉन 2n बराबर 15। बोलो n से n को उड़ा दूं, कट गए दोनों। यहां से ये 2 इधर वज्र गुणन में 15 से गुणा कर देता हूं, तो बोलो आपके पास इधर क्या लिखा हुआ है? n+1। 2 से इस 15 को गुणा किया, बोलो 30 आ गया। n का मान ज्ञात करने के लिए इस 1 को इधर भेज दोगे तो n का मान आ गया 29। आया क्या? n का मान ही तो आपको ज्ञात करना था, बोलो n का मान आपने ज्ञात कर दिया 29 आ गया। इस प्रश्न का हल भी हो गया। तो 17वां प्रश्न भी हल। 18वें प्रश्न पे बात करते हैं जरा। पहले इनको हटा दूं, नोट कर लिया आप लोगों ने? हटा देता हूं इनको, ठीक है। चलो 18वें प्रश्न पे जरा चर्चा करें। तो इसमें आपको दे रहा है कि सर दो शंकु हैं। ये आपके सरफेस एरिया वॉल्यूम वाले चैप्टर से संबंधित प्रश्न है कि सर दो शंकु जिनकी ऊंचाइयां आपको 1:3 के अनुपात में हैं और उनकी त्रिज्याएं 3:1 के अनुपात में है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। कि सर दो शंकु हैं। पहला शंकु कि सर एक छोटा शंकु होगा, कैसा भी होगा, मैं एक ऐसे बना दे रहा हूं कि ठीक है, एक छोटा शंकु और एक बड़ा शंकु, कैसा भी है, ठीक है, मैंने तो ऐसे ही बता दिया है बस एक समझाने के लिए आपको कि दो शंकु हैं सर, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात कि सर इसकी ऊंचाई को मैं h1 से लिखूं तो 1:3 दिया हुआ है h1 और h2 का, 1 और ये 3, तो बोलो 1 के अनुपात हटेगा तो इधर x आ जाएगा, ऊंचाइयों का मान आपको मिल गया x और 3x। एक शंकु के h1 ऊंचाई x1, दूसरे की h2 जिसका मान 3x लिख दिया, अनुपात से मैंने लिख दिया। अच्छा, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात 3:1 है, तो इसकी त्रिज्या बोलो r1, इसकी त्रिज्या r2। तो r1 का मान, अनुपात हटाओ जरा, 3:1 है ना, तो पहले सर ये इधर आएगा 3y, पहले आपने यहां पे x लिया तो इस बार y ले लो, r2 का मान कितना आ जाएगा सर? y आ जाएगा, 1 है ना इसीलिए y आ गया। ठीक है, आपसे बोला इनके आयतनों का अनुपात, तो इसका आयतन कहूं अगर v1, इसका आयतन कहूं मैं v2, इनका अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो भाई मेरे को क्या ज्ञात करना है सर? v1 बटे v2 का मान। अब एक शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है कि सर 1/3 पाई r स्क्वायर h। पहले वाले शंकु की बात हो रही है तो r1 h1 लिख दिया, दूसरे वाले शंकु के लिए आयतन का मान होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। दूसरे वाले शंकु की बात हो रही है तो यहां r2 और h2 लिख दिया। क्या अब आप देखोगे कि सर 1/3 से 1/3 गया, पाई से पाई गया, बचा क्या है मेरे पास कि सर मेरे पास बचा है r1 स्क्वायर h1 बटे r2 स्क्वायर h2, यही बचा है आपके पास। क्या आपको r1 r2 h1 h2 के मान पता है? लिखे ना आपने, लिख दोते वहां पे फटाफट से बच्चों, जल्दी से। r1 का मान देखें जरा कि r1 का मान सर 3y, इसका स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर होगा 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर गुणा h1 का मान x लिख दें यहां पे, बटे में r2 का मान कितना है सर? y, तो स्क्वायर करके लिखो y का स्क्वायर y स्क्वायर गुणा h2 का मान 3x एज इट इज लिख दूं यहां पे, लिख दिया। देखिए जरा, y स्क्वायर से y स्क्वायर गया, x से x गया, ठीक है। 3 से ये 9 चला जाएगा, बोलो कितनी बार? 3 बार। तो क्या आपके पास v1 अपॉन v2 का मान आया 3/1। तो अनुपात में क्या बताओगे कि सर अनुपात अगर आप पूछोगे ना तो v1 अनुपात v2 का मान मैं कहूंगा 3:1। उत्तर आया क्या? आपसे इसका अनुपात ही तो ज्ञात करने बोला था, अनुपात आपने बता दिया 3:1, ये इसका उत्तर हो गया।
हल कर दिया है आप लोगों ने। बोलो 18 तक प्रश्न हो गए क्या? एक एक नंबर वाले अभी प्रश्न हम कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखें जरा अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि सर एक सीधी खड़ी छड़ की लंबाई तथा उसकी परछाई की लंबाई 1:3 के अनुपात है, ठीक है। हमें कह रहा है कि सर एक छड़ जो है उसकी लंबाई और उसकी परछाई की लंबाई, अब सीधी खड़ी है तो खड़ी कहां होगी? जमीन पे होगी साहब, और कहां होगी? तो खड़ी कर दें क्या एक छड़ी को? ये लो एक छड़ी खड़ी है, ठीक है। कहां खड़ी है? जमीन पे खड़ी है। अब इसकी लंबाई और इसकी परछाई की लंबाई, तो भाई ये छड़ है तो सपोज इसकी परछाई ये रही, ये इसकी परछाई हो गई। इसकी परछाई की लंबाइयों का अनुपात आपको कह रहा है 1:3 कि सर लंबाई अगर x है ना तो परछाई की लंबाई कितनी होगी? √3x। बोलो सही है, अनुपात हटाया आपने तो यहां x आ गया है, ठीक है। आपको बोला है उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो जब ऐसा हो रहा है ना कि सर जब ऐसा हो रहा है ना तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए कि सर ये परछाई कब बन रही होगी? जब यहां कहीं से सूर्य का प्रकाश आ रहा होगा। तो आपसे यही तो बोल रहा है कि सर सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है ना यहां से, इसका उन्नयन कोण आपको ज्ञात करना है। बोलो इसे कह दूं ज्ञात करने के लिए थीटा। थीटा, अब ये एक समकोण त्रिभुज होगा क्योंकि सर छड़ कैसी खड़ी है? जमीन पे सीधी है, तो ये कोण 90 डिग्री का समकोण बनाएगा। तो यहां पे क्या लग जाएगा सर? त्रिकोणमिति लग जाएगी। कैसे लगाएंगे? ये समकोण है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण, ये कोण है, इस न्यून कोण, इसके संबंध में बात हुई, इसके सामने वाली भुजा लंब, और ये आधार। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें बोला है सर x का, हमें क्या बोला है? कोण का मान ज्ञात करने के लिए दिया हुआ क्या है मेरे को? लंब पता, और क्या दिया हुआ है मेरे को? आधार। लंब और आधार का अनुपात दे रहा है कि सर ये x पता है और ये दे रहा है √3x। तो लंब और आधार, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात आप बताते हो लंब और आधार में? आप बोलोगे सर tan। हमें याद है कि सर हम लिखेंगे tan थीटा, कोण थीटा है इसलिए tan थीटा। बोलो क्या लिखते हो? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब का मान x, आधार का मान √3x, यही कहोगे। x से x कट गया, क्या बचा आपके पास? कि सर tan थीटा बराबर 1/√3, यही बचा आपके पास। आपने सोचा कि सर 1/√3 कौन से त्रिकोण में, tan के कौन से कोण पे ये मान होता है? आप बोलोगे सर क्या मजे लेते हो, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो यहां कोण से कोण को आप कंपेयर कर लोगे तो बोलो थीटा का मान आया आपके पास 30 डिग्री आ गया। क्या इसका उत्तर भी आपके पास कि इस कोण न्यून कोण का मान कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। हो गया प्रश्न ये वाला भी। एक और प्रश्न देख लेते हैं। चलो, इस प्रश्न में आपसे क्या बोला गया है कि एक पासे को एक बार उछाला गया, एक सम अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता पूछ ली है। अरे ये तो बड़ा ही आसान सा प्रश्न दे दिया आपको कि सर एक नंबर का बड़ा ही आसान सा प्रश्न है कि एक पासे को उछाला गया है, तो उछालने पे क्या क्या आ सकता है? कि सर या तो 1 या 2 या 3 4 5 या 6 यही आएंगे। अब इनमें से सम अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता आपसे पूछी है कि भाई सम अभाज्य संख्या, तो भाई 1 2 3 4 5 6 में से सम अभाज्य संख्या कौन सी है? सिर्फ और सिर्फ एक ही है, सिर्फ और सिर्फ एक ही है। कौन सी? वो भी 2। तो आप प्रायिकता क्या बताओगे? सर कुल कितनी संख्याएं हैं? 6, उसमें से मेरे पक्ष वाली संख्याएं कितनी है? ओनली 1 है। तो बोलो प्रायिकता लिख दिया आपने 1/6, 1/6 ये इसका उत्तर आ जाएगा। कर दिया क्या आपने इस प्रश्न को भी हल? तो आज हमने इन 20 प्रश्नों तक, अभी आपके 1 नंबर के जितने भी प्रश्न थे आपके पिछले साल के पेपर में, उन सभी प्रश्नों को हमने हल कर दिया है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये सभी प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम इसी के अगले भाग में आगे के प्रश्नों को भी हल करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और अड्डा 247 में हमारे साथ आप सभी के जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले सेशन में।